friends, this is Shruti Sahani Adlakha, your speech language pathologist. We are back again on our channel Expressions, and today we are here to talk about a very important topic, misarticulation. Misarticulation क्या होता है? जब बच्चे साफ नहीं बोल पाते, किसी साउंड का, किसी अक्षर का उच्चारण सही तरीके से अपनी स्पीच में नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं मिसआर्टिकुलेशन। तो जैसे कि आपने मेरे सारे पुराने वीडियोस भी देखे हैं और मैं कई बार आपको बताती रहती हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ या जो भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करती हूँ, इट्स आउट ऑफ माई एक्सपीरियंसेस ऑफ माई ओन क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स और या किडोज विच आई कम अक्रॉस ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ प्रैक्टिस, या मेरी ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं आप। तो ऐसे ही मैंने ऑब्जर्व किया, बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट इन अ स्कूल सेटअप ऑल्सो, कि 4 से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चों में जनरली कुछ पर्टिकुलर साउंड्स पे मिसआर्टिकुलेशंस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। दे आर दी बैक साउंड्स लाइक क, ख, ग, घ, एंड दी apart from that there are some sounds like t, d, which might be really affected। तो ज़्यादातर जब आप फर्स्ट नर्सरी केजी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को देखेंगे तो कई बार आप देखेंगे कि वो जैसे रेल को लेल बोलते हैं, या कप को टप बोलते हैं, या डोर को तोर बोलते हैं। ऐसे बहुत ही सारे एरर्स हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं, लेकिन अदरवाइज द चिल्ड्रंस आर वेरी फाइन कॉग्निटिवली और स्ट्रक्चरली भी, ओरल कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारे ये एरर्स क्यों होते हैं, ये मिसआर्टिकुलेशंस क्यों होते हैं और हम इन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और स्पीच थेरेपी कैसे हेल्प कर सकती है आपके बच्चे को, इसमें आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स किस किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और फंक्शनल भी हो सकते हैं। फंक्शनल स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स जिनका कोई नोन कॉज नहीं होता है, और ऑर्गेनिक स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? दे कैन बी बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, दे कैन बी बिकॉज ऑफ एनी परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटी, दे कैन बी बिकॉज ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी जैसे जब हमारी मोटर प्लानिंग या एग्जीक्यूशन अफेक्टेड होती है, जैसे कि कुछ डिसऑर्डर्स जिनमें से डिजार्थ्रिया या एप्रैक्सिया। Perceptual difficulties can be hearing impairment, and the third one which I talk about was abnormality. You can say cleft palate या cleft lip या any other major surgery related to your oral structures, उसकी वजह से आए हुए errors. But today we will be talking about basically functional speech sound disorders. तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि बच्चों में स्पीच साउंड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, उनकी हायरार्की क्या होती है। सो फॉर दिस आई विल शेयर अ टेबल विद यू। सो हियर इज अ चार्ट ऑफ स्पीच साउंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. This is given by American Speech and Hearing Association. So here you can see that the front sounds p, m, h, n, w, b are the first coming sounds which are acquired completely between 2 to 3 years. Then the next comes k, g, d, t, which starts emerging from 2 years through 3 years, and they are perfectly established by 4 years. After that we come over f, y, r, l, s, and you can see that the r, l, s are the latest coming sounds which start by 3 years of age, and they are completely acquired somewhere by 6 years of age. And last we have the sounds ch, sh, z, which start somewhere between 3.5 years of age, and they are acquired completely by 7 years of age, followed by y, v, th and z coming in the वेरी एंड। तो फ्रेंड्स, मैंने कई पेरेंट्स से सुना है कि वो काफ़ी टाइम तक मिसआर्टिकुलेशंस को टालते रहते हैं, ये कह कर के कि एज के साथ एक्वायर हो जाएगा या बच्चा बोलना सीख जाएगा। लेकिन when the child starts attending school and once he is in his formal school, नर्सरी में या केजी में, सो तब जब पेरेंट्स बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, तब उन्हें लगता है कि बाकी इसकी उम्र के बच्चे तो ये साउंड परफेक्टली बोल पा रहे हैं, पर मेरा बच्चा क्यों नहीं बोल पा रहा है। एंड देन दे गो फॉर स्पीच थेरेपी। और उस टाइम पे स्पीच थेरेपी अटेंड करने का फ़ायदा तो है, लेकिन यू हैव ऑलरेडी कम अ लॉन्ग वे क्रॉस। तो एक जैसे कि हमने पहले बात की थी क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, कि जितना छोटा बच्चा, जितने छोटे में आपने प्रॉब्लम को पकड़ा, जितने छोटे में आपने काम करना शुरू किया, उतनी जल्दी यू स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। तो कभी कभी जब पेरेंट्स 6
प्लस में हमारे पास आते हैं ये कंप्लेन लेके मिस आर्टिकुलेशन की, या काफ़ी लंबे टाइम तक उसे इग्नोर करते हैं, तो क्या होता है कि ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है उस तरीके से उस पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। बच्चे के ब्रेन में ट्रेनिंग हो जाती है कि मैंने क को त ही बोलना है या ट ही बोलना है, तो वो कप हमेशा उसके लिए तब ही रहता है। तो तब इस ब्रेन ट्रेनिंग को चेंज करने में, वापस से बच्चे को उस लेवल पे लाने के लिए कि क एंड ट आर टू डिफरेंट साउंड्स, द थेरेपी ऑल्सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और जितना अर्ली यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द थेरेपिस्ट या यू स्टार्ट वर्किंग योर सेल्फ एट होम, उतना कम टाइम लगता है वो लेवल अचीव करने के लिए। तो प्रायरली एक गलती जो पेरेंट्स यूजुअली करते हैं वो है बेबी टॉक, एंड दे कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, which somewhere is a major reason of misarticulations, what I have observed in my sessions, in my kids, what I have for whom I have worked on misarticulations. तो पेरेंट्स इंटरव्यू में जनरली पेरेंट्स ने मुझे यही बोला कि ये जो है फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम था करण एंड ही always said his name as Taran, and they literally avoided in saying कि बच्चा है, बच्चे की तरह बोलता है, बच्चे तो तुतलाते ही हैं, हमने सोचा धीरे धीरे सीख जाएगा। तो जब वो तरन बोलता था तो पेरेंट्स ने क्या गलती करी, वो भी तरन बोल के आगे से उसको रिप्लाई करते थे, हाँ क्या नाम है आपका, तरन। तो यहाँ पे हम गलती करते हैं। अगर हम बच्चे को सही सुनवाएंगे तो उसके कान सही सुनेंगे, कानों से जो ब्रेन को सिग्नल्स जाएंगे वो भी क के ही जाएंगे, और जो ब्रेन मुंह को सिग्नल देगा वो भी क का ही सिग्नल देगा। तो बच्चा वही साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और जब जब भी वो त बोलेगा ही विल ट्राई टू सेल्फ करेक्ट हिमसेल्फ कि ये तो कुछ गलत निकल रहा है, मम्मी तो कुछ और बोलती हैं, मम्मी तो शायद करण बोलती हैं, वो तरन नहीं बोलती। तो बच्चा अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने की कोशिश करेगा, या कभी कभी हमारी हल्की सी टोक से या हल्के से मॉडलिंग से कि बच्चा ऐसे बोलो कारण, तो शायद जब बच्चा यूजुअली नॉर्मली यूं ही क कर पाता है तो वो तरन को भी करण इजीली बोल पाएगा। बात होती है एक हैबिट की, वो हैबिट कितने लंबे टाइम तक आपने स्टे रहने दी और उस हैबिट को आपने चेंज करना कब और कैसे शुरू किया। उस वजह से कई सारी साउंड्स काफ़ी लंबे टाइम तक मिस आर्टिकुलेटेड रह जाती हैं, और फिर बच्चा धीरे धीरे क्लास में उसको शर्म आने लगती है, वो अवॉइडेंस शो करने लगता है, वो बोलना नहीं चाहता होता ये सोच के कि मेरे मुंह से गलत निकलेगा, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सारी चीज़ें भी आगे डेवलप होती हैं। इसके अलावा और एक चीज़ होती है व्हेन यू स्टार्ट विद योर एकेडमिक्स। तो आजकल तो एकेडमिक्स इज फुली बेस्ड ऑन फोनिक्स, तो द सी इज नो लॉन्गर सी, इट इज ख। सो सी सेज ख। तो जब बच्चा कैट बोलना चाहेगा बट उसके मुंह से टैट निकलेगा, तो उसका फोनिक्स भी वहीं गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए टी भी ट है एंड सी भी ट है। एंड व्हेन यू कम टू द रिटन फॉर्म, सो व्हेन ही इज एक्सपेक्टेड टू एसोसिएट द फोनिक टू द रिटन, तो वहाँ पे भी वो मिस्टेक करेगा। तो बहुत लंबे टाइम तक हम इस इश्यू को अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेट्स मूव फर्दर, और मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी टिप्स डिस्कस करती हूँ कि आप घर पे ही कैसे काम कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 4 से 6 साल की उम्र का है और आपको लगता है कि हाँ इस तरीके के एरर्स तो मेरे बच्चे में भी हैं। तो व्हाट आर द सिंपल थिंग्स, सिंपल टेक्निक्स दैट यू कैन डू एट होम्स टू करेक्ट मिस आर्टिकुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क साउंड। सो दोस्तों, क इज अ बैक साउंड। जब हम अपना मुंह वाइड ओपन करते हैं और अपनी टंग का बैक पार्ट रेस करके आवाज निकालते हैं तो आवाज निकलती है क। Okay, I'll zoom here my mouth and you can see the production. You can see the front part of my tongue is not moving at all and it is the back which is moving. So in order to get the appropriate production of क, हमें क्या करना होगा, अपनी टंग के आगे के पार्ट को होल्ड करना होगा एंड बच्चे को मोटिवेट करना होगा कि वो अपना पीछे का पार्ट उठाए। तो यू कैन यूज मिरर्स, यू कैन यूज आइसक्रीम स्टिक्स, तो या यू कैन यूज लॉलीपॉप्स। तो आप लॉलीपॉप्स इज अ सिंपल एंड ईजीएस्ट वे। तो आप वो लो, बच्चे के टंग पे आगे रखो, बच्चे का टंग उससे प्रेस करो। आई विल डू इट विद माई फिंगर, इट इज क्लीन एंड सैनिटाइज्ड। सी आई हैव, मैं अपने आगे के टंग को प्रेशर करके रोक रही हूँ कि ये उठ ही ना पाए और मेरे पास कोई ऑप्शन ना रहे अपने पीछे वाले टंग को उठाने के अलावा। So this is one way that you can try to get your child to say the sound. Other way can be, you can ask him to drink a little amount of water and try to do gargles like
this is also another way to get him introduced to the back part of his mouth, and he can simultaneously and he can gradually start and come up with the production of k and g sound. Next, let's move on to the sound sh. sh is also one of the sounds which is usually affected. sh जनरली बच्चों का स रह जाता है काफी लंबे टाइम तक. तो श के लिए इट इज लाइक आप अपने लिप्स को राउंड करो लाइक दिस, टीथ को ज्वाइन करो और प्रेशर से हवा निकालो. अगर बच्चा ऐसे समझ जाता है तो बहुत ही बढ़िया. नहीं तो एक और तरीका है जो बहुत इफेक्टिव है, वो ये कि आप बच्चे को ई साउंड को विस्पर करने के लिए बोलो अपने लिप्स स्प्रेड करके लाइक दिस. जब आप ई साउंड को विस्पर करते हैं तो यू गेट टू हियर द साउंड. तो वहाँ से बच्चे को वो साउंड की अवेयरनेस आएगी एंड ग्रेजुअली ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस दैट साउंड. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू साउंड ट एंड ड. तो ये हमारे पैलेट से निकलने वाली साउंड्स हैं, बीच की साउंड्स हैं. तो यू कैन आस्क द चाइल्ड टू क्लिक हिज टंग विद द पैलेट. यू कैन अप्लाई सम हनी और सम स्वीट डिश या कुछ हल्का सा हलवा या मे बी चॉकलेट आपने उसके पैलेट पे लगा दिया और उसको बोला अपने टंग से उसे लिक करो विद अ क्लिक साउंड कमिंग आउट. Tap like this. So this is one way to get him introduced to his palate and to come up with the t sound. So आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके ऊपर तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है expressions.slt@gmail.com. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं विद योर मेल आईडी. आई विल रिस्पॉन्ड यू ऑन अ मेल बैक. or else we have a Facebook page also जिसका लिंक बायो में शेयर्ड है, so you can drop your queries there also. I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके मन में डाउट्स होंगे क्लियर हुए होंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू.